नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं आशीष पंचाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल को कैसे कम समय पे कैसे करें और क्या पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, क्या पैटर्न होना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ें हम ज्योग्राफी के लिए, और कैसे हम जो हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल जो बच्चे ले रखते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए डिफिकल्ट पड़ता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल को कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल से डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। ऐसा कुछ है नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप बेस्ट कर सकते हैं। यूपीएससी में ऑप्शन बहुत सारे जो बच्चे लेते हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में भी आपको ऑप्शनल देखने को मिलते हैं, मगर कुछ राज्यों से ऑप्शनल हटा दिए गए हैं, तो उनको बात छोड़ देते हैं। फिर हम बात करते हैं जीएस पैटर्न में, तो हमारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आना तय होता है, ठीक है। तो वहाँ भी हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं और कैसा बेस होना चाहिए, कैसा पैटर्न होना चाहिए, सभी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसको लेकर के ज्योग्राफी की क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत बेस्ट तरीके से कराएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आप शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे बच्चे मेंस पीटी तो बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, मगर मेंस की जब तैयारी आती है तो उनके अंदर एक भय होता है, कम समय मिलता है, कैसे करें। मार्केट से बहुत सारी बुक्स लाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये टीचर से बात करते हैं, वो टीचर से घबरा जाते हैं और उनका डिमोटिवेशन हो जाता है इस परीक्षा को लेकर के। तो वो सब चीज़ें आपके अंदर से खत्म होगी जब जियोग्राफी ऑप्शनल मेरा करेंगे। मेरा बेस्ट ऑप्शनल आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा एक बार, ठीक है। मैं चीज़ों को क्लियरिटी आपको कराऊंगा, इस पूरी एक एक पॉइंट्स को लेकर के बात कराऊंगा। लिखने के सारे पॉइंट्स, तरीके कैसे लिखे जाते हैं, कैसे नंबर ज़्यादा लाए जाते हैं, वो सभी चर्चा आपके समझ करूंगा, ठीक है। तो आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं क्वेश्चन के। जो एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते हैं वो क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस सिर्फ प्रश्न को समझना है और प्रश्न जो कह रहा है बस उसी पर हमें डिपेंड रहना। इससे ज़्यादा में कुछ बात नहीं करनी। यदि आप ज़्यादा बातें कुछ करते हो तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी क्वेश्चन के आधार पर हमें आंसर देने होते हैं। क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो सिर्फ केवल क्वेश्चन का बेस देते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसने बच्चे ने उस आधार पर लिखा या नहीं लिखा, शुरुआत कैसी हुई है, ये चीज जरूर देखिए। मैप कैसा वो बना के रखे हुए हैं, मैप को जरूर देखते हैं, तो मैप आप जरूर देखिएगा, ठीक है। मैप यदि ज्योग्राफी में नहीं बनाते आप, उनको क्लैरिटी नहीं देते आप, तो वो आंसर आपका बिल्कुल अमान्य माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में। सबसे पहली बात है उसकी उत्पत्ति को लेकर के। इसकी उत्पत्ति को लेकर के जो हमारे प्लेन्स है कैसे अपलिफ्ट हुए, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको बता दें कि दोस्तों हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि हमारे जो जियोग्राफर हैं ये ऐसा मानते हैं, या भूगोल विदेताओं द्वारा ये माना जाता है कि जब हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन युग में प्रारंभ हो चुकी थी, उसी समय हमारे मैदानों की बनने की प्रक्रिया भी शुरुआत होगी और मैदान बनकर के प्लीस्टोसीन युग में तैयार होते हैं। तो मायोसीन युग से प्लीस्टोसीन युग तक का एक लंबा सफर रहा मैदानों के निर्माण में। फिर उसी आधार पर हम नदियों के रूल्स के बारे में लिखेंगे कि नदियों का क्या रूल्स रहा होगा। आपको बता दें कि सबसे पहले हमारी एक इंडियन प्लेट्स थी जो आज वर्तमान समय में पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानी जाती है। सभी को पता होगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पूरा एक भारत के नक्शे में प्लेट के आधार पर हमारे हमसे जुड़ा था। फिर इसके बाद उसके ऊपर एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर। अब उस तेथिस सागर में क्या हुआ, एक यूरेशियन प्लेट थी और एक इंडियन प्लेट थी, और ये दोनों के टक्कर होने के बाद क्या हुआ कि वहां पर तेथिस सागर में हिमालय खड़ा होने लगा। अब क्योंकि भूगोल वेदताओं द्वारा ये मानना होता है, या ज्योग्राफर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, उनके द्वारा एक माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ऐसा हुआ होगा तो क्या हुआ कि जब हिमालय हमारे तेथिस सागर में अपलिफ्ट हुआ, तो वो अपलिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, वो हिमालय बनकर खड़ा हो गया। और जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में जो कुछ सांचा था या संरचना थी, उसमें एक हाई वैली का निर्माण हुआ, एक हाईवी हो गई। वैली मतलब एक गहरी घाटी है, डेप्थ गहरी घाटी का निर्माण हुआ, और वो घाटी एक आज वर्तमान समय में मैदान के नाम से जाती है। सबको पता होगा इस बात को लेकर के।
अब ये गहरी घाटी जो बनकर के तैयार होती है, इसको पूरा करने में नदियों का क्या रोल्स रहता है? तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बेटा, आपको लिखना होगा हमारे हमारे भूगोल का मानना है कि हमारे भूगोलविदताओं का मानना है कि हिमालय के निर्माण के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। निर्माण प्रारंभ हो गया था। इस बात को लेकर के आपको लिखना होगा। पहले शुरुआत आपकी जहां से होगी वो ये पैटर्न पर होगी कि हमारे भूगोलविदताओं का मानना था कि हिमालय के निर्माण के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था, और ये युग मायोसीन से लेकर के कहां तक चला बेटा? मायोसीन युग से लेकर के प्लीस्टोसीन युग तक जारी रहा। इतनी बात आप लिखिए। शुरुआत आपकी बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। यदि आप शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत आपका बेस्ट होगा, आपको नंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं है तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात तो आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो गई। ये शुरुआत है बात। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, हम बात करेंगे अपने शब्दों में। आपको बता दें, लिखें, आपको बता दें कि तेथिस जो सी था, जो तेथिस सागर था, उसमें हिमालय की उत्पत्ति होती है और प्रायद्वीप भाग के उत्तर में एक गहरी घाटी का निर्माण होता है। एक गहरी घाटी का निर्माण होता है जो पूर्ण रूप से जलमग्न है। जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, जलमग्न थी। आप लिखेंगे कि आपको बता दें कि तेथिस सागर हिमालय की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, और जो प्रायद्वीप भाग के उत्तर में गहरी घाटी का निर्माण होता है इस प्रकार, और वो पूरी तरीके से जलमग्न थी। ठीक, घाटी पूरी तरह से कैसे थी बेटा? पूरी तरीके से जलमग्न थी। अब इस पूरी तरीके से जलमग्न होने के कारण आपको बता दें कि अब नदियों का रोल कैसा होगा। इसी के आधार पर संदर्भ पर हम बात करेंगे नदियों के रोल पर, कि नदियों का क्या योगदान है। तो नदियों के योगदान के बारे में हम बात करेंगे, रोल के बारे में। क्या योगदान था बेटा? क्या रोल रहा हमारे रिवर्स? आपको बता दें कि जब हिमालय बनकर तैयार होता है, अब
हिमालय बनकर तैयार होता है। हिमालय बनकर तैयार होने पर मान लेते हैं कि शीत युद्ध में विंटर प्रक्रिया शीत युद्ध में जो है हवाएं भूमध्य रेखा से उठती हैं, वो शीत हवाएं होती हैं और जाकर हिमालय को ढकना चालू कर देती है। और जब हिमालय को ढकना चालू कर देती हैं तो उसे हिम वर्षा के रूप में जाना जाता है। और जब हिम वर्षा से बड़े बड़े ग्लेशियर को हजारों वर्ष लग गए, लाखों वर्ष लग गए खड़ा होने में। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर हमारी पृथ्वी का कम होता गया, हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा हुआ था वो धीरे धीरे उठने लगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो जो ग्लेशियर थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, पिघलने लगे। अब आपको बता दें कि इस उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में सबसे ज्यादा नदियों में महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? तो उन महत्वपूर्ण नदियों में योगदान आपको लिखना होगा बेटा। इसमें ये बात कहनी होगी कि जो हिमालय नदियां हैं, ग्लेशियर, हिमालय में ग्लेशियर बनने के बाद लिखेंगे आप नदियों का योगदान। हिम वर्षा, या आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी का धीरे धीरे टेम्परेचर जब बढ़ने लगा तो ग्लेशियर पिघलने लगे। तो बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि हिमालय में हिम वर्षा जारी होती है और ग्लेशियर बनने स्टार्ट होते हैं। ग्लेशियर बनने की शुरुआत होती है। ज्यादा फैक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से फैक्ट लिख देंगे कि उसमें कह देते हैं कि हिम वर्षा जारी होती है और ग्लेशियर बनने की शुरुआत होती है। और जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, और पृथ्वी का तापमान जब बढ़ने लगता है, क्या लिखते हैं, पृथ्वी का जब तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है बेटा, पृथ्वी का, और जब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि जो हिमालय से ग्लेशियर का जो पानी पिघलेगा, अब वो हिमालय नदियों के रूप में जाने जाएगा। वो हिमालय की जो नदियां हैं गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती है, डेप्थ वैली बनाती है। और जब गहरी गहरी घाटियों का फॉर्मेशन करती है और बनाते हुए भारत के उत्तरी मैदानों पर आने की कोशिश करती है। क्योंकि आपको बता दें कि ये नदियां पूर्ववर्ती भी होती हैं और अनुवर्ती होती हैं, तीन बड़ी नदियां। और इन नदियों, आपको पता होगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इसमें दो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों के एक एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हिमालय नदियों में। तो ये नदियां क्या करती हैं, नदियां निकलती हैं अपने सोर्स से, और निकलने के बाद क्या होती है, फिर क्या हो जाती है, टर्न ले लेती, यू टर्न हो जाती हैं, और फिर हमारे हिमालय क्षेत्रों में गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। और वहां बहुत सारे, जब गहरी गहरी घाटियों को काटती हैं तो बहुत सारा वो इरोजन लेके आती है, डिपोजिट लेके आती है, सिल्ट लेकर आती है, ठीक है। और लगातार उसमें क्या होता है, अपरदन चालू रहता है, निक्षेप, ये सारी प्रक्रिया लगातार। तो बहुत सारा वो डस्ट लेकर के आकर के मैदानों के भागों में आकर के स्थापित कर देती है। तो आप लिखेंगे बनने की शुरुआत, पृथ्वी के तापमान जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और ग्लेशियर जब पिघलने लगते हैं, मेल्टिंग करने लगते हैं बेटा, पिघलने लगते हैं, तो क्या होता है, नई नई नदियों का हिमालय से निर्माण जारी होता है। और ये हिमालय नदियों में महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो आपको लिखना पड़ेगा कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन महत्वपूर्ण नदियों का सहयोग उत्तर भारत के विशाल मैच बनाने में बहुत ही रियल रोल रहा होगा, ठीक है। फिर वहीं साथ साथ हिमालय नदियों नहीं, वहां साथ साथ हमारी कुछ प्रायद्वीपीय नदियां हैं। आप लिखने के बाद भी लिखेंगे कि कुछ जब ग्लेशियर पिघलने लगते हैं तो बहुत सारी नदियों का निर्माण होता है, उन्हें हिमालय नदियों के नाम से जानते हैं। और इन हिमालय नदियों में कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों का सहयोग से एक बहुत सारा मटेरियल हमारे हिमालय से कट करके जब आता है तो ये उत्तर भारत के मैदान को भरने में बहुत मदद करता है। वहीं यदि हम बात करें प्रायद्वीप नदियों की, तो प्रायद्वीप नदियों का भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है, सहयोग रहता है। और यहाँ बहुत छोटी छोटी प्रायद्वीप नदियों से निकलने वाली
नदियां आकर के हमारी बड़ी नदियों के साथ ट्रिब्यूटरी बनाती हैं। सिंधु की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, सिंधु की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, ये सभी मिलकर के एक बड़े मैदान का निर्माण करने में सहायक होती है। ठीक है, इस तरह से इस पूरे रोड को हम आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं, इतना लिखने के बाद ये पूरा रूल्स हो गया, ये सहयोग होगा और ये एक बड़े मैदान का निर्माण जारी हो जाता है। इसके बाद बेटा बात करेंगे हम लोग कि अब इस मैदान का एक्सपेंशन कैसा है, कैसा विस्तार है, कहां से कहां तक है। आपको बता दें ये मैदान पश्चिम से लेकर के पूर्व तक फैला है। ठीक है, पश्चिम से कहां से लेकर के बेटा, सिंधु नदी से लेकर के एक ब्रह्मपुत्र नदी तक ये पूरा मैदान का निर्माण होता है बेटा। आपको पता है कि इनके हम कई पार्ट्स कर सकते हैं। अब इसी जगह जब रोल्स कंप्लीट हो गया, अब रोल्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर बेटा हम एक चीज करते हैं, सबसे पहले ये फैक्ट ना देकर कि ये फैक्ट करते हैं कुछ। अब सबसे पहले हम लोग मैप बनाते हैं और बेटा मैप आपका इधर ही होना चाहिए। तो मैप हम बना लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक मैप हम बना के तैयार करते हैं। ये मैप हो गया, ये हम इस आधार पर मैप बनाएंगे, छोटा सा एक मैप बनाएंगे और छोटा से मैप में ये हम सिंधु और सतलज के मैदान को दिखाएंगे। ये मैदान बनकर के आपका तैयार होता है, छोटा सा मैदान हमने बनाया है और इधर हमने जो है एक मैदान और बनाया है जिस मैदान को कहते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान, बिल्कुल छोटा सा बना देना है। यहाँ पर हमें लिख लेना है सिंधु एवं सतलज मैदान। ठीक है, दिखाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब अगर आप नहीं दिखाते तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको मैप दिखाना पड़ेगा, बिना मैप के तो कुछ होने वाला है ही नहीं है। इसके बाद इस सीरीज पर आ जाओ, इस पे हम डिवाइडेशन करते हैं। देखो यहाँ पर हम डिवाइडेशन करेंगे तो आपको बता दें कि ये हमारा क्या है, लोअर गंगा रीजन है, लोअर गंगा रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको बता दें ये मिडिल गंगा रीजन है, गंगा रीजन है हमारे पास, ये रूल्स लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ये अपर गंगा रीजन लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, हमने आपको बहुत डिटेल में चीजें जानकारी दी है, अपर गंगा रीजन लिख सकते हैं और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब इसी में हम बहुत सारा लिख सकते हैं कि जो है जब नदियां समतल पे आ जाती, बहुत स्लो हो जाती, बहुत धीरे हो जाती, इसलिए डिपोजिट पूरा जो है मैदानों को भरने में सहायक होता है इसी वजह से, है ना। जब पहाड़ों पे होती तो तीव्रतम ढाल होती है, ठीक है, हाई स्लोपिंग होती है वहां पर, तो वहां पर वो डिपोजिट नहीं इकट्ठा कर पाती, तो धीरे धीरे जैसे समतल पे आ जाती, स्लो हो जाती है, नदियों की लंबाई भी बढ़ जाती है बेटा। विशेषता फीचर्स ऐसे होते हैं कि नदियों की लंबाई भी आसानी से यहाँ पर बढ़ जाती है और फिर लंबी दूरी तय करती है हमारी नदियाँ। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इतना डिपोजिट होने के बाद जब उनका मुहाना, उनका माउथ होता है, वहां पर वो बहुत सारा डिपोजिट लेकर के इकट्ठा पहुंचती हैं, तब उस समय क्या होता है कि उन पर इतना ज्यादा बोझ होता है इन सब चीजों को लेकर के, तो ये नदियां फिर कई धाराओं में, वितरकों में टूट जाती हैं और टूटने से बहुत बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मैदान बहुत सारे उपजाऊ भी हैं, कम उपजाऊ मैदान है, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पे चले जाओ, वेस्टर्न पार्ट्स पे चले जाओ तो वहाँ वर्षा कम होती है, रेनफॉल जो है बिल्कुल मिनिमम होती है, और यहाँ पर चले जाओ तो फिर बहुत मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। पूर्वी क्षेत्रों पे उत्तर प्रदेश ज़्यादा होती है, बिहार के परसेंट में बिहार में वर्षा तो नहीं होती इतनी ज़्यादा, मगर बिहार में बाढ़ से नदियाँ इतनी फ्लो करती हैं, वहाँ बाढ़ लेकर के आती हैं, फ्लड लेकर आती है, जितने से बहुत ज़्यादा बाढ़ करीब 75% पर पूर्वोत्तर बिहार में बाढ़ संपन्न होती है, जिससे वो क्षेत्र सारे पूरी तरीके से आपका खादर सॉइल का निर्माण करेंगे। तो आपको पता है ल्यूवल सॉइल टू टाइप्स होता है, एक ल्यूवल सॉइल को हम बांगर सॉइल बोलते हैं, जो बहुत पुरानी जो रोड मृदा होती है, ठीक है, जिस पर आज तक कभी बाढ़ का पानी नहीं चढ़ा हो, जिस पर पूरी जनसंख्या निवास कर रही हो, वो पूरी बांगर सॉइल्स होती है। जिस पर बाढ़ का पानी लगातार क्षेत्रों पे आता रहता है, वो सब खादर सॉइल्स होती है।
ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये इसमें लिख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो मिडिल गंगा के बाद है वो लोअर गंगा रीजन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है उपजाऊ मैदान के रूप में। ठीक है, मिडिल भी बेहतर करता है इससे, तो ठीक है ये हमारे अपर गंगा रीजन से मिडिल गंगा रीजन। ठीक है, तो इसमें आपको सब दिखाना होगा, जैसे जैसे समतल मैदान बनेंगे वैसे वैसे हमारे क्षेत्र में वृद्धि होगी, जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा निवास करेगी, वो बात हम बात करेंगे भी अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, तो ये आप दे सकते हो, और इसे देने के बाद आपको बता दें कि ये मैदान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा, और क्या इसकी लेंथ है ना, इसकी गहराई और उच्चावच के आधार पर इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। मैप बनाने के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर भारत मैदान, उत्तर भारत के मैदान, भारत का जो मैदान है लगभग अप्रॉक्स कितना है, वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, ये भी बात आप लोग लिख सकते हैं आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लंबाई है इसकी, तो लंबाई आप लिख सकते हैं लगभग कितनी होगी इसकी, 2400 किलोमीटर लोग बताते हैं कि इसकी लंबाई होगी। बहुत सारे इस बाद में चौड़ाई, औसत चौड़ाई बताते हैं कि औसत चौड़ाई क्या होगी इसकी, तो औसत चौड़ाई पे हम बात करेंगे। एवरेज ब्राइट की बात करेंगे कितनी हो सकती है, तो करीब बताया जाता है 300 से 150 किलोमीटर करीब हो सकती है इसकी चौड़ाई हो सकती है इस मैदान की। ठीक है, इसकी डेप्थ की बात करें तो सभी स्थानों पे अलग अलग होती है गहराई। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जैसी सभी जगह पर गहराई आपको इस मैदान की मिले। ठीक है, दूसरी बात इसमें आपको उच्चावच भी जो है भिन्नता पाई जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि गहराई एवं उच्चावच के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं यार, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं है, जो आपके दिमाग में लग रहा हो बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चंस है, मगर बस पढ़ने पर निर्भर है, जितना आप फैक्ट अच्छे से मजबूत कर पाओगे उतना ही अच्छा होगा। चीजों को, सारी चीजों को तो बताना जरूरी नहीं है, मगर कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो परमानेंट तैयार करने पड़ते हैं, वो चीज आप लिख सकते हो कि गहराई और उच्चावच के आधार पर देखें तो भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि उच्चावच के आधार पर हम मैदानों को यदि विभाजित करना विभाजित करके देखें, तो सबसे पहले उच्चावच के आधार पर हम लिख सकते हैं कि उच्चावच रिलीफ के बेस पर कैसा होगा, उच्चावच के आधार पर, तो उच्चावच के आधार पर मैदानों का विभाजन, तो मैदानों का जो विभाजन होगा बेटा, वो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जो बड़े बड़े हमारे हिमालय से आए हुए शिलखंड होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके वहां पर नदियां विलुप्त होती हैं, उनके अंदर से नदियां निकलती हैं, तो वो सारे भाबर मैदान होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो भाबर के मैदान, ठीक है, भाबर के मैदान के बाद आपको पता होगा तराई का मैदान, जो पूरा दलदल होता है। ठीक है, तराई का मैदान होता है। ठीक है, आपको सुना होगा एक हैरी रीजन हैरी नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, फिर उसको बदल करके आज जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, वो उत्तराखंड में स्थित है, तो ये भी आप लोगों को ये पूरे तराई के क्षेत्र के मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तराई के मैदान के बाद आप लिख सकते हो बांगर सॉइल लिख सकते हो बेटा, है ना, बांगर मृदा। ठीक है, या बांगर के मैदान लिख सकते हो आप, जब मैदान ही लिख रहे हो तो बांगर के मैदान ही लिखना पड़ेगा। ये चीज जरूरी होती है कि जो चीज आप जैसे फैक्ट डाल रहे हैं वैसे ही फैक्ट डालो, वो जरूरी नहीं है कि जो है थोड़ी सी गलती कर दो आप। ठीक है, फैक्ट वही हिसाब से फैक्ट डालने की कोशिश करो। फिर आपको बता दें कि खादर के मैदान की बात करो तो खादर के मैदान को भी हम आप लिख सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं जो आपको रिलीफ के बेस पर दिखाए गए मैदान। इसके बाद आप आगे और भी चीजें लिख सकते हो। इसके लिखने के बाद फिर हम क्षेत्रीय वितरण के आधार पर मैदानों का विभाजन देखें, है ना, किस आधार पर, क्षेत्रीय वितरण के आधार पर, ये भी आप लिख सकते हो। क्षैतिज वितरण के आधार पर मैदानों का निर्माण। ठीक है, अपने हिसाब से लिखना, ऐसा नहीं कि मेरा ही टिप टिप के लिख रहे हो,
अपने हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ आपके लिखने के तरीका है, अपने कुछ भी बेस पर लिखना है, अपने ही आधार पर लिखना है, क्योंकि नंबर आपके अपने आधार पर मिलेंगे। आप क्या सोचते हैं उस मैदान के बारे में, आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, अपने हिसाब से लिखो, किताबों का बेस मत लिखो। कुछ बच्चों के अंदर होता है कि किताबों का बेस लिखना चालू कर देते हैं, तो तभी मैं मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे जो है वहां जाके सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपको नंबर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो जब क्षैतिज वितरण के आधार पर मैदानों का निर्माण आप देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं सिंधु एवं सतलज का मैदान, ठीक है, सिंधु एवं सतलज का मैदान, ठीक है। दूसरा गंगा के मैदान, और फिर तीसरा लिख सकते हैं आप ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, ठीक है। चौथा आप लिख सकते हैं राजस्थान का मैदान, ये भी छूट रहा है आपका, है तो मैदान ही राजस्थान का मैदान, मगर कब भूल जाओगे बेटा, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं क्षैतिज वितरण के आधार पर मैदानों का निर्माण, सिंधु एवं सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, राजस्थान का मैदान, ये सभी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इन मैदानों को दिखाने के बाद ये रूल्स नदियों का समाप्त होता है, और फिर हम बात करेंगे दोस्तों जो लास्ट पॉइंट बचा है आपका, वो लास्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है मैदान, है ना, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार के मैदान इंपॉर्टेंस है। तो फिर हम लोग देखते हैं इस बात को, अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। सबसे बात ये करते हैं कि हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, या बुकों का अध्ययन या लोगों से सुनते सुनते आज हमें पता चल गया है कि ये जो सभ्यता की उत्पत्ति होती है, कभी भी हमारे यहाँ सभ्यता की यदि अब तक उत्पत्ति हुई है तो वो नदियों के आधार पर ही तय की जाती है। यदि यहाँ पर नदियाँ बहुत अच्छी होती हैं, नदियों का पानी होता है, बड़ी नदियाँ होती हैं, और नदियों आधार में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, जल की उपलब्धता अच्छी हो, वातावरण अनुकूलन अच्छा हो रहा हो, तो वहाँ पब्लिसिटी ज़्यादा बढ़ती है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। पूरे भारत की तुलना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करने वाले वही क्षेत्र होंगे जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ होंगी, ठीक है, आसानी से जल उपलब्ध हो रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद जब आपको पता हो कि जल उपलब्ध हो रहा हो तो जलमार्ग बनने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, फिर जलमार्ग बनने की संभावना होती है। फिर इसके बाद आपको बता दें कि यही उत्तर भारत के मैदान आज हमें सबसे ज़्यादा सड़क और रेलवे नेटवर्क को बहुत भारी जाल बिछा के रखा है, इसी उत्तर भारत के नेटवर्क, क्योंकि आपको पता जाए आप पूर्वोत्तर भारत जाओगे तो वहाँ पर उसका नेटवर्क उतना, रेलवे का नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, सड़क का, क्योंकि वहाँ पर समतल मैदान नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, आप हिमालय क्षेत्रों में जाओगे वहाँ भी सड़क नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क इतना बेहतर नहीं छाया हुआ, मगर अपने उत्तर भारत के मैदान में कुछ समतल है, वहाँ पर सड़क और रेलवे नेटवर्क का जाल बहुत लंबे तरीके से बिछा हुआ है। फिर उत्तर भारत का मैदान नदियों का सबसे बड़ा रोल रहा कि सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाया हुआ है। जैसे बहुत सारी नदियों में आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, गंगा यमुना सरस्वती, प्रयागराज बसा हुआ है, तो इन नदियों का भी कुछ रोल रहा है, ऐसा नहीं है। इन नदियों ने धार्मिक स्थल को बहुत बढ़ावा दिया, ठीक है। आपको पता है कि जब कोई चीज बिल्कुल धार्मिक हो जाती है, जो शहर धार्मिक, जिन जिन ये शहर इन नदियों के किनारे बसे हैं वो आज धार्मिक में परिवर्तन हो गए। जैसे अपने मथुरा वृंदावन की बात कर लो, या आप बात कर लो कानपुर की बात कर लो, इसके बाद आप प्रयागराज की बात कर लो, वाराणसी की बात कर लो, ठीक है, कुछ ऐसे शहर हैं, हरिद्वार की बात कर लो, ये सब नदियों के किनारे कुछ बसे शहर है जहाँ पर आज धार्मिक ज्यादा तेजी के साथ है, ठीक है। अब जब धार्मिक नगरी के रूप में ये विख्यात हो रहे हैं तो धीरे धीरे पर्यटकों का आकर्षण हो रहा है, और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इस चीजों को लिख सकते हो कि हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, प्राचीन भारत से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नदियों के किनारे ही उपजी है, ठीक है, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें, इस प्रकार हम समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से नदियां हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और वर्तमान में सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं नदियों के आसपास क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। जैसे भारत में अधिकतर आबादी उत्तर भारत के मैदान में ही हमें देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें ये मैदानों में मैदानों में नदी, ये मैदान के आसपास जो नदियां हैं बह रही हैं, उनसे हमें सिंचाई को उपलब्धता मिल सकती है, और इन
मैदानों में सबसे ज़्यादा मैदान उपजाऊ मैदान है, सबसे ज़्यादा फसलों में विविधताएँ देखने को मिलती है, अच्छी-अच्छी फसलें होती हैं। खाद्य जो देश की सबसे बड़ी जनसंख्या जो खाद्य फसलों पर निर्भर है, गेहूँ और चावल की दृष्टि से ये मैदान बहुत ही इम्पोर्टेंट मैदान है। ये आप दिखा सकते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा ये मैदान के माध्यम से कम ज़मीन पर अच्छी फसल उगाने पर जोर देते हैं। वहीं मध्य गंगा और लोअर गंगा जिसको निम्न गंगा के मैदान जो क्षेत्र हैं उन पे अच्छी फसल उगाई जाती है, परंतु वो एक ही फसल पर डिपेंड होते हैं और वो एक आदिम प्रकार की कृषि करते हैं। मगर वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ क्षेत्रों में, राज्यों में कृषि एक हेक्टेयर के रूप में की जाती है, मतलब एक कम जगह पर एक मशीनीकरण का प्रयोग करके अच्छी बीजों का प्रयोग करके, अच्छे रसायन का प्रयोग करके खेती को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, परंतु वहीं मध्य गंगा के मैदान और जो निम्न गंगा के मैदानों में जो खेती करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर आपको बता दें वो सिर्फ मौसम पर निर्भर होते हैं। मौसम जिस तरह से काम करेगा वैसे वो पैटर्न पर अपनी फसल को उगाएंगे। ठीक है, तो उर्वरता की दृष्टि से मैदान सबसे ज़्यादा मध्य गंगा के मैदान और निम्न गंगा का मैदान ही है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से हमने बताया कि सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे कुछ ऐसे शहर जो नदियों के किनारे रहते हैं, वर्तमान समय में ये धार्मिक स्थल जो है बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं भारत के अंदर, जहाँ पर पर्यटकों की धीरे-धीरे संख्या बढ़ती दिख रही है, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, ये भी चीज आप दिखा सकते हो, है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इतनी बात यदि आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो। नेटवर्क आपको मैंने बता ही दिया कि सड़क नेटवर्क के बारे में भी आप लिख सकते हो। उत्तर भारत के मैदान में रेलवे नेटवर्क सेटलमेंट केवल एक थार के रेगिस्तान को हटा करके, थार के रेगिस्तान को हटा करके ये पूरे उत्तर भारत के मैदान के चारों रूप में बिछ जाने से आज हमारा नेटवर्क इतना अच्छा हो गया, चाहे वो सड़क नेटवर्क हो चाहे रेलवे नेटवर्क हो, बहुत बेहतर हो गया है। ठीक है, इन सभी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अर्थव्यवस्था की वजह से मैदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये भारत के मैदान का निर्माण नहीं होता तो इतनी अर्थव्यवस्था इतना चरम पे नहीं होती, अच्छी नहीं होती। इन्हीं क्षेत्रों से हम सबसे ज़्यादा अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे से चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, यदि डाउट यदि किसी प्रकार का आपको आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर कुछ चीज़ों को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको लिख कर बताएंगे और आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट कि सर ये क्वेश्चन को कैसे करें, क्या बात में लिखें, और हम आंसर राइटिंग चेक भी करते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि आंसर राइटिंग हमने लिखा है, और हम हमारे व्हाट्सअप आपको नंबर देंगे, व्हाट्सअप पे जाइए और सीधा हमारे जो है फोटो आंसर राइटिंग लिखने के बाद फोटो डालिए आप, और फिर मैं चेक करके आपको क्लियर बताता हूँ कि आपका आंसर राइटिंग कैसा है। ठीक है, यदि इसमें कुछ सुधार करना होगा तो वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट बेटा होता है, और बहुत अच्छे से आप लोग लिखिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।